नमस्कार बच्चों, मैं गीतू तिवारी, सहायक अध्यापक विज्ञान गणित, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलिहाबाद से। बच्चों, आज हम प्रकाश का परावर्तन और गोली दर्पण विषय को पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, अब हम अपने विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज प्रकाश किरणों का वह समूह है जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। इसे चित्र के माध्यम से यदि हम समझें, देखिए ये प्रकाश की किरणें हैं जो किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं। इस प्रकाश पुंज को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। इसी प्रकार से अपसारी प्रकाश पुंज, ये कोई बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, इसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। यदि प्रकाश की किरणें आपस में समांतर हैं तो हम इन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। तो बच्चों, आपको यहाँ पर प्रकाश और प्रकाश पुंज क्या है ये आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, अब हम अगला बिंदु पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर किसी चिकनी या पॉलिशदार वस्तु से टकराकर दोबारा उसी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक चित्र की सहायता लेंगे। ये एक परावर्तक पृष्ठ है, M डैश। परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर एक लंब गिराते हैं हम, इसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब हम इस परावर्तक पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण को गिराते हैं। परावर्तक पृष्ठ से टकराकर प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, इस चित्र में ये वाली जो सतह है, समतल है, इसे हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इस परावर्तक पृष्ठ पे गिरने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकराने के बाद जब यही किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तथा ये जो बिंदु है, इस बिंदु पे जो हमने लंब गिराया है, इस लंब को अभिलंब कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपको आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आपतित किरण आने वाली किरण है और परावर्तित किरण बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने वाली किरण है। इस बिंदु से जो हमने अभिलंब बनाया है, इस अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे कि स्मॉल आई से दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ बच्चों, आपको प्रकाश का परावर्तन आसानी से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी चिकनी और पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं और इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये सभी टॉपिक आपको इस चित्र की सहायता से
समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, अब हम परावर्तन के नियम को समझते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं परावर्तन का। परावर्तक पृष्ठ M डैश, बिंदु B, इस पर अभिलंब N, आने वाली किरण, आपतित किरण, जाने वाली किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। परावर्तन के का जो पहला नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठीय तल पे होंगे। यह है परावर्तन का पहला नियम। अब हम समझेंगे परावर्तन का दूसरा नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। इस नियम में दूसरा नियम जो है वो है कि आपतन कोण एंगल I सदैव एंगल R के बराबर होता है। तो परावर्तन का जो दूसरा नियम है बच्चों, वो ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए बच्चों, अब हम अगला बिंदु पढ़ते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यदि आपतित किरण को हम परावर्तित किरण की जगह पर रख दें तो परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति ही व्यवहार करता है। यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। इसे यदि हम चित्र के माध्यम से समझें तो फिर से हम बनाएंगे परावर्तक पृष्ठ M डैश, अभिलंब, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। यदि हम आपतित किरण की जगह पे परावर्तित किरण को रख दें तो परावर्तित किरण आपतित किरण की ही भांति व्यवहार करती है। तो ये है आपकी आपतित किरण और ये है आपकी परावर्तित किरण। अब हमने क्या है बच्चों, परावर्तित किरण को आपतित किरण की जगह पे रख दिया है। तो आपकी जो हमने परावर्तित किरण को आपतित किरण के स्थान पे रखा है तो परावर्तित किरण के स्थान पर आपतित किरण आ जाती है। तो यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता है कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण होता है और यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम अगले बिंदु को समझते हैं, प्रकाश से बनने वाले प्रतिबिंब। प्रकाश से बनने वाले प्रतिबिंब दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वहाँ पर जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमें पर्दे पर प्राप्त हो सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि हमें प्रतीत होता है कि वो वहाँ से निकल रही हैं, तो वहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए बच्चों, अब हम अगला बिंदु पढ़ते हैं, दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चों, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, दोनों दर्पण में भिन्नता ये होती है कि उनके पृष्ठीय तल या पृष्ठीय जो तल होते हैं वो अलग अलग होता है। जैसे कि समतल दर्पण में पृष्ठीय तल समतल होता है, इस तरह से प्लेन होता है, जबकि जो गोलीय दर्पण है उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के दर्पण होते हैं। दोनों के जो पृष्ठीय तल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, एक चीज़ और इसमें खास है कि ये दोनों दर्पण किसी खोखले गोले का हिस्सा होते हैं, तो इनके पृष्ठीय तल भी
अलग अलग होते हैं। जैसे कि यदि हम अवतल दर्पण को देखें तो वह इस प्रकार से खोखले गोले का हिस्सा होगा और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो गहरा वाला भाग होगा और इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण को यदि हम देखें तो इसमें जो उभरा हुआ हिस्सा होगा वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही किसी खोखले गोले के हिस्से हैं और अवतल दर्पण में जो गहरा हिस्सा है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है या फिर परावर्तन होता है और जो उत्तल दर्पण होता है वहाँ पर उभरे हुए हिस्से से परावर्तन होता है। जबकि जो समतल दर्पण होता है उसका जो पृष्ठीय तल होता है वो समतल होता है। तीनों के समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तीनों के से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे? समतल दर्पण से प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब आभासी और वस्तु के समान आकार का प्राप्त होता है, जबकि अवतल और उत्तल दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब हो सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण। परावर्तक पृष्ठ। अवतल दर्पण के जो मध्य पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, उसे हम कहते हैं ध्रुव या फिर कैपिटल P। इसे कैपिटल P से दर्शाया जाता है ध्रुव को। और अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों ही खोखले गोले का एक हिस्सा होते हैं। तो जिस गोले का वो हिस्सा होते हैं उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर वक्रता केंद्र है C। वक्रता केंद्र को C से दर्शाया जाता है। अब अगला है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वह रेखा है जो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाया जाता है। अब यही चीज़ यदि हम उत्तल दर्पण के लिए समझने का प्रयास करें तो इसका ये केंद्र हो गया ध्रुव, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष जो कि वक्रता केंद्र से भी जाती है। तो ये है इसकी मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या। अब अगला बिंदु है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस बच्चों गोलीय दर्पण में अनंत से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें जब परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को हम गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ देखिए मुख्य फोकस कहाँ बनेगा। जैसे कि ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में समांतर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जो कि अनंत से आ रही हैं, परावर्तन के पश्चात ये बिंदु पर मिल रही हैं। इस बिंदु को हम कहेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कैपिटल F से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ध्यान रखना है आपको कि आने वाली प्रकाश की किरणें इस तरह से ये समांतर प्रकाश की किरणें हैं जो कि मुख्य अक्ष से समांतर हैं। ये किरणें परावर्तन के पश्चात प्रतीत होगा। इसे हम यदि मिलाएं मुख्य अक्ष पे तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष इस प्रकार से होगा और उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष इस प्रकार से होगा। तो यहाँ बच्चों आपको ये सारी परिभाषाएं आसानी से समझ में आ गई होंगी। यहाँ एक और चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। तो बच्चों मुख्य अक्ष F बराबर होता है R/2। तो ये फॉर्मूला बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
कि मुख्य फोकस F बराबर R/2 होता है, यानी वक्रता त्रिज्या को यदि हम आधा कर दें तो हमें फोकस की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद भी कर लेंगे क्योंकि इससे संबंधित सवाल भी आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, आशा है कि गोली दर्पण और प्रकाश का परावर्तन दोनों ही विषय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस अध्याय में जो भी परिभाषाएं और चित्र बताए गए हैं उन सभी परिभाषाओं को और चित्रों को ध्यान से देखकर समझना है और अपनी कॉपी में उसे नोट भी करना है। गृह कार्य के इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखकर उसे अच्छे से हल करेंगे। धन्यवाद।